बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने माशाल्लाह से एक जगह पे फंस चुके थे। वो क्या था कि हम लोगों ने हम चाहते ये थे कि हम एक सिंगल कॉल करें ड्रॉ मेथड की और हर शेप अपने तरीके से वो खुद को ड्रॉ कर ले। तो इस एक चीज़ को सॉल्व करते हुए हमने देखा हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ा। इवन उस कोड में आपने देखा कि कुछ कोड की डुप्लीकेशन आना शुरू हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये थी वो जो जिसमें हम काम कर रहे थे, इसमें शेप थी, स्क्वायर था, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह हमारे पास था। अच्छा, अब इसमें इश्यूज क्या हैं? नंबर एक, कोड डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइजेशन हमें सपोर्ट नहीं करती। एग्जांपल है जो ड्रा शेप लॉजिक है वो आपने देखा कि वो सेम ही थे सबके पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे में से इशू ये नज़र आता है कि पॉसिबल है जो प्रोग्रामर है वो कोई स्पेसिफिक चेक भूल जाए। एग्जांपल है, हमने कहा था कि केस था स्क्वायर का, केस था रेक्टेंगल का, केस था ट्राइंगल का। पॉसिबल है गलती से अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जो डेवलपर था वो एक केस चेक करना भूल जाए, वो हो सकता है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, या कोई भी है, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते ना। तो इस तरह प्रोग्राम की लॉजिक में प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है जब उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा तो उसने क्या करना है कि जितने भी स्विच स्टेटमेंट के केसेस आ रहे हैं हर केस को वो इंडिविजुअली टेस्ट करेगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है कि वो किसी एक या एक से ज़्यादा स्विच स्टेटमेंट जो हैं उनका टेस्ट केस लिखना भूल जाए, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हार्ड टू मेंटेन। अगर हमें एक जगह चेंज करेंगे, अगर हमें एक मेथड में चेंज करेंगे, वो मेथड सब जगह पे जाके इफेक्ट होगा। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि ये हाईली कपल्ड हो रहा है। कपलिंग का एलिमेंट हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो अब क्वेश्चन इसका सोल्यूशन क्या है? तो बच्चों इसका सोल्यूशन है, हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, हम चाहते ये क्या थे कि एक सिंगल मैसेज के अगेंस्ट में हर रिसीवर अपने तरीके से बिहेव करे। फर्ज करें मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यार के अपना अपना काम शुरू कर दो, तो आप में से जितने स्टूडेंट को जो जो जिस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो जिस इलाके का स्टूडेंट है या जिस सेमेस्टर के स्टूडेंट वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दें। हमारे घर में वालिद साहब आए, वो कह जी हर बंदा अपने हिसाब से अपने अपने को ठीक कर ले। तो जो वालदा से लेकर छोटी बहन भाई तक हर बंदा अपने हिसाब से खुद को ठीक कर लेता है। तो जाके ये नहीं कहना पड़ता बड़े तुम ठीक हो, जो छोटे तुम ठीक हो, जो बेटा तुम ठीक हो, जो ऐसा नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि एक स्टिमुलस के अगेंस्ट में हर रिसीवर जिस जिस रिसीवर को वो मैसेज पहुंचा है। एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कंट्रोल पी एंटर, प्रिंट कर दो। तो मैं सिर्फ प्रिंट की कमांड देना चाहता हूँ। अंडरलाइन जो वर्ड की फाइल है वो अपने तरीके से प्रिंट हो जाए, नोटपैड अपने तरीके से प्रिंट हो जाए, वेब अपने तरीके से प्रिंट हो जाए, पीडीएफ अपने तरीके से प्रिंट हो जाए, एक्सेल अपने तरीके से प्रिंट हो जाए। एनी हो, रूल ऑफ थंब ये है कि अब इसका सोल्यूशन है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि हम सिर्फ बताएं खुद को ठीक कर लो, खुद को ड्रॉ कर लो, एरिया कैलकुलेट कर लो। हमें ना बताना पड़े कि स्क्वायर साहब अपने एरिया कैलकुलेट कर लें, रेक्टेंगल साहब अपना एरिया कैलकुलेट कर लें, ट्राइंगल साहब अपना एरिया कैलकुलेट कर लें, सर्कल साहब अपना एरिया कैलकुलेट कर लें। ये काम हम नहीं करना चाहते। तो इस जगह पे जो चीज़ हमारे काम आती है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म को मैनेज करके क्या इसमें रूल होता है? तो पहले मैं बता चुका हूँ कि जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, मैंने कहा जब तक इनहेरिटेंस नहीं होगी उस वक्त तक पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं हो सकती। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब मेथड कॉल आए तो अंडरलाइन जिस टाइप को वो रेफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हमने लिखा स्केयर एस इज इक्वल टू, आगे हम उसको टाइप कास्ट किया। तो अब इस मामले में जो स्टैटिक टाइप है वो स्केयर है, तो स्केयर का ड्रा मेथड कॉल होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है इस चीज को डिटरमिन करती है रन टाइम पे कि कौन सा मेथड किसके साथ लिंक होगा। अगेन मैंने कहा जी रन टाइम पे, नोट कंपाइल टाइम, तो दोनों में एक डिफरेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वर्चुअल मेथड्स का होना लाजमी है। और बेसिकली आगे जाके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे कहते हैं जी प्योर वर्चुअल फंक्शंस, उसको भी। अच्छा जी, अभी तक बेसिकली आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म कर चुके हैं, आपने गौर नहीं किया उस चीज़ को, उस पॉलीमॉर्फिज्म को। मैं बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास
दो टाइप्स की हैं, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरे को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग जो फंडामेंटल कोर्स है उसमें भी देखी है, जो अभी तक कोर्स आपने देखा है उसमें भी आपने वो पॉलीमॉर्फिज्म की है। वो कौन सी है? इसको हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अर्ली बाइंडिंग का मतलब है कि मेथड को किसी टाइप से बाइंड करने से पहले, ठीक है। जैसे आप कहते हैं शेप डॉट ड्रा है ना, तो शेप अभी बाइंड नहीं हुई तो वो अर्ली बाइंडिंग है। इस जगह पे जो कंपाइलर है उसके पास जो नॉलेज होता है वो होता है ओवरलोडर का। तो वो जो आपने मेथड ओवरलोडर किया था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थी, ये सारा का सारा जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा। उसकी रीज़न क्या है? जैसे सॉफ्टवेयर कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के वक्त कंपाइलर को पता लग गया कि मैंने इस जगह पे कौन कौन से मेथड को कॉल करना है, मतलब कंपाइलेशन के वक्त ही उसने बाइंड कर लिया किस मेथड के साथ, किस ऑब्जेक्ट के साथ किस मेथड को कॉल करना है। तो इस वजह से इसको स्टैटिक भी कहते हैं, रन टाइम पे चीज़ नहीं हो रही। तो कंपाइल टाइम पे ही ये चीज़ क्लियर होगी कि किस टाइप के साथ कौन सा मेथड कॉल होगा। और इसकी टेक्निक्स मैंने आपको बताया कि आप अभी तक देख चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग की फॉर्म में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फॉर्म में। तो ये दो चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए आपको इसका आइडिया है। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास टेक्निक है उसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें क्या, इसे कहते हैं लेट बाइंडिंग। अब इसका मतलब क्या है? कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को नहीं पता होता कि किस मेथड के साथ कौन सी वाली टाइप एसोसिएशन और एसोसिएट करनी है। मतलब जो ड्रॉ का मेथड है, इस ड्रॉ के मेथड के साथ स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ट्राइंगल आएगा, सर्कल आएगा, पता नहीं। कंपाइल टाइम पे भी कंपाइलर को नहीं पता लगता जब तक वो रन ना हो जाए। तो रन टाइम पे पता लगता है जी कि कौन सा मेथड किसके साथ सूटेबल है या किसके साथ काम करेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं लेट बाइंडिंग, क्योंकि अर्ली में तो था को पता लग गया, लेकिन कंपाइलेशन के वक्त कंपाइलर को नहीं पता लगा, लिहाजा वो लेट हो गया। तो लेट बाइंडिंग हम इसे कहते हैं। दूसरा नाम इसका है जी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो आज हम काम कर रहे हैं इसका ताल्लुक है जी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, ठीक है। आई होप कि अब आपको इसका आइडिया होगा। तो ये जो हम वर्चुअल मेथड लिखते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे प्योर वर्चुअल मेथड्स, और जो हम क्लासेस लिखेंगे या जो हम मेथड ओवरराइडिंग की है, हमने लिखा था ऊपर वर्चुअल, उसको ओवरराइड किया या न्यू किया, ये सारी की सारी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। इनको या लेट बाइंडिंग का पार्ट है या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। आई थिंक थिंग्स भी पे क्लियर नो, फिर आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, अगर अर्ली बाइंडिंग में पता ही नहीं है कंपाइलर को कि कौन से वाला मेथड कॉल होगा, तो फिर ये कैसे काम करेगा? अब जो कंपाइलर वो क्या करता है कि वर्चुअल कॉल आती है, ठीक है, वो वर्चुअल मेथड को यूज करता है बेस क्लास की। वहां से वो हम देखते हैं कि बेसिक एग्जांपल है, मैंने आप लोग कल कल हमने काम किया था, हमने कहा था शेप, मैं इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में पढ़ूँ ज़्यादा अच्छा है। तो ये आ जाते हैं जी इसमें लीजिए, हमारे पास एक क्लास थी कल शेप, और हमने क्या किया, हमने कहा जी शेप एस इज इक्वल टू न्यू स्केयर। अब आप देखें, हम लोगों ने जो हमारे पास बेस क्लास है उस क्लास के थ्रू जो मेथड कॉल किया है वो है ये वाला, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये वाला है। तो इसके अंदर जो वर्चुअल मेथड्स हैं वहाँ पे जब कंपाइलर जाएगा तो उस वक्त वो देखने की कोशिश करेगा कि कौन से वाला इसके साथ रिप्लेस होगा, मतलब कौन से वाला मेथड जो है वो टाइप रेफर होगा। अब इसकी चीज़ को मैं शायद बहुत डिटेल में नहीं बता पा रहा, लेकिन जैसे मैं कोड करूँगा उस वक्त से उसको दोबारा रेफर करूँगा वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब रूल ऑफ थंब क्या है? वर्चुअल मेथड कंपाइलर टारगेट करता है रन टाइम के ऊपर। ओके, मैंने भी बताया कि कंपाइलर तो उसको पता नहीं था। देखिए, जब सॉफ्टवेयर कंपाइल होता है ना, तो कंपाइलर में उसके पास एक फर्स्ट करें लिस्ट है, उस लिस्ट में एक टेबल है, उस टेबल में जाके कहता है जी कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आया जी obj1, और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आया जी obj2 के नाम से।
अब वो कंपाइल टाइम पे उसको पता लग जाए OBJ1 के साथ किस किस मेथड को एसोसिएट करना, OBJ2 के साथ किन किन मेथड को एसोसिएट करना, OBJ3 के साथ किन किन मेथड को एसोसिएट करना, टाइम पे इस चीज़ को क्लियर कर चुका होता है वो कौन सी कॉल आएगी। लेकिन जब वर्चुअल मेथड्स आते हैं तो वर्चुअल मेथड्स की फॉर्म में वो कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता कंपाइलर कि किस ऑब्जेक्ट के साथ कौन से वाला मेथड लिंक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए फिर जनाब वो क्या करता है, वो रन टाइम के ऊपर एक वर्चुअल मेथड का जो आप कह लें कि वर्चुअल मेथड का टेबल बनता है। वो टेबल जो है वो फिर एलोकेट करता है कि हर मेथड के हर ऑब्जेक्ट के कौन से ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में कौन से मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो आप सिंपल माइंड में ये रखें कि आपने करना क्या है, जो बेस क्लास है जैसे अभी हमने किया था उसको करें वर्चुअल। अगर आप लोगों ने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को लेके आना है, और वर्चुअल की कल मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब मैं इस सारी की सारी सिनेरियो, सारी कहानी, सब चीज़ें मैं आपको कोड की फॉर्म में करता हूँ। जो कल कोड किया तो दोबारा उस कोड को करते हैं, और फिर आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ उसी चीज़ को कॉल करेंगे जो हमने कल कॉल की थी इन दी फॉर्म ऑफ ये जी हमारे पास विजुअल स्टूडियो ये रहा। अच्छा जी, तो अब बच्चों मैं एक बार क्लियर कर लूँ कि वाकई आपको मैंने स्क्रीन ही शेयर की, कुछ और तो नहीं शेयर किया हुआ, लिहाजा मैं इसको दोबारा आता हूँ जी डेस्कटॉप। ले जी, ये हमारे पास है जी विजुअल स्टूडियो। इसमें जनाब सबसे पहले वो जो कल वाली क्लास है मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ, हायरार्की इनफैक्ट। तो हमारे पास शेप की क्लास है, और शेप की क्लास में हम लोगों ने जनाब जिस जिस मेथड के साथ चलना है वो ज़रा देख लें। तो इसमें हमारे पास शेप की क्लास है, तो सिंपल इसमें हमने एक काम किया था, पब्लिक वॉइड मेथड मस्ट बी वर्चुअल, ताकि कंपाइल टाइम पे जनाब चीज़ें बेहतर हो सकें। तो हम इसको सिंपल लिखने के कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जा कर के हम लिखते हैं जी शेप इज़ ड्राइंग। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हम लोगों ने पब्लिक वर्चुअल मेथड लेकर ना वॉइड का, और ये सिंपली क्या कर रहा है, ये कर रहा है जी कैलकुलेट एरिया। एरिया में जनाब ये सिंपली क्या करेगा, कंसोल पे जा करके राइट लाइन पे जा करके ये यहाँ पे लिखेगा जी कि शेप एरिया। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया चूँकि शेप का यहाँ पे कोई एरिया नहीं होता, क्योंकि शेप जब तक क्लियर नहीं है हम उसका कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, इसको हमने खाली छोड़ दिया। अगेन नॉट अ गुड थिंग जो हमने ये हरकत की है, आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में इसको भी ख़त्म कर देंगे। अब आगे मूव करते हैं जी, यहाँ से अब जो पहली क्लास है हम उसका नाम है जी स्क्वायर। हम इसके क्लास से रिक्वेस्ट करेंगे इनफैक्ट कि भाई जी इन दोनों को इम्प्लीमेंट करो, ड्रॉ को एंड कैलकुलेट। अगेन मैं क्या करूँ, रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपकी मेहरबानी इसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है जी, लेकिन कई जगह में मेहरबानी नहीं चलती, वो आगे इसका सोल्यूशन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए स्केयर के अंदर, वो जी साइड। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्टर लिखना है सबसे पहले। वो कंस्ट्रक्टर साहब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आप उसको इंटीजर साइड पास करेंगे, ये दिस डॉट साइड को साइड के साथ मैप कर देगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो ये है। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं अगर ओवरराइड लिखता हूँ तो आप देखें साथ ही वो अब बता रहा है कि बताओ जी किसको ओवरराइड करना है। तो ये हमें एज मिल जाता है जब हम वर्चुअल इसके थ्रू जाते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर, जैसे मैं ड्रॉ लिखूँगा आप देखें वो सारी इंप्लीमेंटेशन खुद ही दे देगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखना चाहते हैं जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जा करके मैं लिखूँगा सिंपली कि स्क्वायर इज़ ड्राइंग। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओवरराइड। ओवरराइड है कैलकुलेट एरिया, तो कैलकुलेट एरिया में हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे स्क्वायर एरिया, और वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में, दैट इज 0 इंडेक्स के ऊपर। और वो हमारे पास आएगा साइड को साइड से मल्टीप्लाइड कर दो। कल स्टूडेंट ने कहा था जी कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे काम करते हैं, तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी हैंडल करेंगे। नहीं जी, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट नंबर जिसको हम कहते हैं जनाब स्केयर का। अब हायरार्की में जाके हम ले आते हैं जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी हमें वही काम करना है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल को हमें ड्रा करना पड़ेगा शेप की क्लास से,
उसके बाद रेक्टेंगल के अंदर भी आपने देखा है जी कि प्राइवेट इंटीजर लेंथ होती है इसकी, और प्राइवेट इंटीजर इसमें विड्थ होती है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में जा कर के हमने सिंपली क्या करना है कि इंटीजर लेंथ होगी, इंटीजर विड्थ होगी, और यहाँ पे दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। उसके बाद जनाब हम ओवरराइड करेंगे इसका ड्रॉ का बिहेवियर, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम कहते हैं जनाब के रेक्टेंगल इज ड्राइंग। ठीक है। और दूसरा, अच्छा जैसे मैं ओवरराइड लिखूंगा ना, अब आप गौर कीजिएगा, जब मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब आप देखिएगा ज़रा, मैं जैसे लिखूंगा ओवरराइड, तो वर्चुअल मेथड टॉप पे हमारे पास है कैलकुलेट एरिया एंड ड्रॉ, ऐसे ही है। चले मैं इसको अब ख़त्म करता हूँ, अब मैं ऐसे करता हूँ अनकमेंट। अब मैं दोबारा लिखता हूँ ओवरराइड। अब आप देखिए वो सिर्फ कैलकुलेट एरिया शो कर रहा है, ड्रॉ शो नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टू वर्चुअल मेथड्स हैं, उनमें से एक आपने इंप्लीमेंट कर दिया, लाजम वो दूसरी का ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन दे रहा है, जबकि इससे पहले एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसने आपको एक ही ऑफर किया है। तो ये आप पावर देख सकते हैं इन सब चीज़ों की। तो आगे मूव करते हैं जी। अब हमारे पास आ जाएगा जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम यहाँ पे जा कर के लिखेंगे कि रेक्टेंगल जो है उसका एरिया, ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगल। बहुत जी, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल कहानी खत्म। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्लास की जो थी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्लास में बच्चों आपने देखना जी, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले शेप को, और शेप के अंदर भी हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी, प्राइवेट इंटीजर लेंथ एंड प्राइवेट इंटीजर विड्थ। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में जा कर के हम लोग लिखेंगे जी इंटीजर लेंथ इंटीजर विड्थ। तो दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। अब हम जनाब करते हैं ओवरराइड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ओवरराइड। अब आप देखें ड्रॉ दोनों मेथड सपोर्ट कर रहा है, तो कंसोल पे जा कर के हम यहाँ पे राइट लाइन करते हैं, और हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि जी इस वक्त ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल इज ड्राइंग, और इसके बाद जनाब हम ओवरराइड करते हैं इसकी एरिया को। तो वो हमने लिखना है जी कंसोल पे जा कर के जी ट्राइंगल एरिया, ये ज़ीरो नेक्स्ट पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्दर के लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो इसको 2 के ऊपर। तो इस तरह से जनाब हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल। एक जानबूझ के मैं एक नई चीज़ लेके आने लगा हूँ, वो है जी इसमें सर्कल, ताकि हम काफ़ी हायरार्की डेवलप कर लें। क्योंकि हमारी तरफ से अगर 5000 शेप्स भी हुई, हमने तो एक जगह ऑर्डर देना है कि ड्रॉ, और एक जगह हमने ऑर्डर देना है जी कैलकुलेट, हमारी कहानी ख़त्म। बाकी मसला ही नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं हमारी तरफ से 5000 इसका हो। तो अब आगे मूव करते हैं, एक नई हायरार्की में मैं ऐड करता हूँ क्लास, जो कि हमारे पास आ जाएगी सर्कल की क्लास। तो सर्कल की क्लास जो है वो जनाब सबसे पहले इनहेरिट करेगी शेप से, और सर्कस में सर्कस में कह रहा हूँ, सर्कल में होता है जी प्राइवेट। अगर मैं प्राइवेट नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही होगा। प्राइवेट, अच्छा आसानी के लिए होने इसको डबल या फ्लोट चाहिए था, मैं अपनी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि जो भी रेडियस है ना आप इंटीजर में दें। मैं ये उम्मीद नहीं करता 2.1 वगैरह आएगा, तो अगेन इसको डबल में होना चाहिए था। जस्ट आसानी के लिए मैं इस पर लिख रहा हूँ। तो इंटीजर रेडियस, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना, ओवरराइड करना यहाँ से शेप को। तो कंसोल पे जा कर के हम लिखेंगे राइट लाइन पे, वो ये है जी कि सर्कल इज ड्राइंग।
ओवरराइट करना, अब इसके बाद कैलकुलेट एरिया, तो ये आपके पास आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन के साथ, और ये हमारे पास आ जाएगा जी सर्कल एरिया, और हमने यहाँ पे टैब के साथ जनाब जीरो इंडेक्स पे लेके आ गए जी। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो जी 2πr, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई होता है जी, यहाँ पे लिखें मैथ डॉट पाई का, इसको कॉल कर लें प्रॉपर्टी को, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ले जी इस तरह से जनाब ये इसका यस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब जी कहानी शुरू होने लगी पॉलीमॉर्फिज्म वाली। तो जो कल हमने किया था वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें तो हम फिर दोबारा एक नई जगह पे फंस जाएंगे, एक लंबी राह, लंबी दुश्वारियाँ। तो ये हमारे पास है, तो मैं फ़िलहाल अब हम क्या करेंगे, अब मैं आता हूँ जी प्रोग्राम की क्लास में इधर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में हमने क्या काम किया था, हमने सबसे पहले तो अब स्टेप नंबर 1 मैंने आपसे कहा था मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगा, आपने उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना, तो इंशाल्लाह ये हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये है क्रिएट एन अरे ऑफ बेस क्लास, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 क्या है, जो बेस क्लास है उसके थ्रू आप उसके एक अरे क्रिएट करें। तो हमारे पास बेस क्लास कौन सी है, शेप की, तो हमारे पास शेप की बेस क्लास है, तो आप इसका नाम रख दें अरे, या जो भी देर करता है आपका, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास आ जाएगी शेप, और कितनी शेप्स हमारे पास है, 4 शेप्स हैं। कौन कौन सी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, इसलिए 4 शेप्स हैं। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब आते हैं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपने क्या करना है जी, स्टेप 2 में आपने ये करना है कि ईट ड्राइव क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एट अरे इंडेक्स, अरे के इंडेक्स के ऊपर आप लोगों ने जो ड्राइव क्लास, ये कल भी यही किया था हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरे ऑफ 0 के ऊपर आप क्रिएट कर लें न्यू, और न्यू पे हम क्रिएट करेंगे स्क्वायर को, और स्क्वायर हम कहते हैं 10 का स्क्वायर बता देंगे हमें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अरे ऑफ 1 के ऊपर आप लोगों ने लिखना इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हम कहते हैं जी 10 एंड 20, ये वही वर्ड मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ इनफैक्ट डिजिट की आपको पता है इसकी आउटपुट क्या आई थी पहले। अरे ऑफ 2 के ऊपर आप लोगों ने करना जी इज इक्वल टू न्यू, तो न्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो जनाब आ जाएगा, उसे हम कहते हैं जी ट्राइंगल, और ट्राइंगल को भी अगेन 20 एंड 30 पास कर देता हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास आना चाहिए अरे ऑफ 3, इसके ऊपर इज इक्वल टू न्यू, अभी आ जाएगा जी सर्कल, सर्कल में हम इसको 5 पास कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, हम इसका मेथड भी लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, मैं इसलिए मैं पहले लिख लेंगे डायरेक्ट कॉल, फिर जनाब मैं आपको इसका मेथड के थ्रू भी करके दिखा दूंगा। तो स्टेप 3 ये है कि आइट्रेट ओवर अरे एलिमेंट्स एंड कॉल virtual you call required मेथड, यानी कि वो मेथड रिक्वायर्ड नहीं, मैं ओवरराइड मेथड लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये काम करने लगा हूँ मैं उसके बगैर फंक्शन लिखे बगैर, अभी इसका मैं फंक्शन भी लिख दूंगा स्टेप 3 का। तो आपने क्या करना है जी, दोनों तरीके से लिखता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, वो जो ऊपर आप उसको डॉट 4 भी कर सकते हैं बट नॉट अ गुड आइडिया, एंड आई प्लस प्लस। अच्छा, तो अब जनाब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि अब आपने क्या करना है, अरे ऑफ आई का जो इंडेक्स है उसको लो, और उसके अगेंस्ट में ड्रॉ मेथड कॉल कर लो। अब यहाँ पे देखें
हमने किसी भी जगह इसको ये नहीं कहा कि भाई ऐसा करना, कि लास्ट में हमने क्या किया था अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लिखी थी और उसमें कहा था कि अरे ऑफ आई पे जो इंडेक्स का डेटा उसको लो, और लेने के बाद उसकी गेट टाइप को लो, और उस गेट टाइप के जाके उसका जो नेम है क्लास का वो एक्सेस करो, और नेम एक्सेस करने के बाद अगर केस आता है स्क्वेयर, क्या करो फिर अब भाई ये करो कि स्क्वेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसको असाइन कर दो। अगेन ये बेसिकली नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, इसको असाइन कर दो टाइप कास्ट करके उस इंडेक्स के ऊपर जो भी डेटा उसको इसमें कास्ट कर दो, और उसको बस स्क्वेयर के जाके कहा था हम ड्रॉ को कॉल कर लो। लास्ट टाइम हमने ये काम किया था, तो इस मामले में ये जो लॉजिक है कॉपी पेस्ट हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इस बार हम ये इस पे नहीं जा रहे, हम किसी जगह पे कोई कास्टिंग नहीं, कोई टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे, हमने सिंपली कहा है कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम है, खुद को ड्रा कर लो, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास जो आएगी ये पॉलीमॉर्फिज्म कॉल आएगी। पॉलीमॉर्फिज्म कॉल क्यों आएगी? क्योंकि इसकी टाइप जो है, जो इसकी जो टाइप है बच्चों, वो कंपाइल टाइम पे नहीं पता होगी कंपाइलर को, वर्चुअल मेथड होने की वजह से वो बेस क्लास में जाके जाएगा, बेस में जाएगा किसके साथ रेफर हो रहा है, उसकी स्टैटिक टाइप क्या है, तो स्टैटिक टाइप के अगेंस्ट में जाकर के मेथड को कॉल कर लेगा। मैं अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमारी ये जो लाइन है इंशाल्लाह खुद ही अरे में जाएगी, और अरे में जाने के बाद पर्टिकुलर क्या बिहेव करेगी, मैं आता हूँ वापस आपके इधर। ये हमारे पास जो था ये बेसिकली इनफैक्ट। तो अब जनाब हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे जनाब, ये इसलिए अच्छा, अब हुआ क्या, ये काम करने से बच्चों हुआ ये कि इसने यहाँ पे एक अरे क्रिएट करनी है, और वो जो अरे हमारे पास आएगी उस अरे के ऊपर इसने यहाँ पे एक अरे क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पे ये काम करने से क्या होगा कि एक अरे क्रिएट हुई और उसमें डेटा टाइप आएगा ऑफ टाइप शेप्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स है, ये हमारे पास थर्ड इंडेक्स है। तो वर्चुअल होने की वजह से हमने जो आइटरेटिव ऑपरेटर प्रोसेस था वो हमने कंपाइलर को कह दिया कि रन टाइम पे खुद डिसाइड करना वर्चुअल मेथड ने किसको रेफर किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस इंडेक्स के ऊपर उसने जो स्केयर है उसको कॉल किया है, इस जगह पे जनाब उसने कॉल किया है उसको रेक्टेंगल को, इस जगह पे उसने कॉल किया ट्राइंगल को, और इस जगह पे इसने कॉल किया है सर्कल को। अब पर्टिकुलर हर एक का ड्रॉ मेथड कैसे कॉल हुआ है, ये रन टाइम पे जो कंपाइलर है उसने खुद ब खुद ये काम किया है ड्यू टू स्टैटिक एंड ड्यू टू वर्चुअल एंड ओवरराइड। अभी तो आपको प्रूव भी कर देता हूँ, ये हमारा कंपाइलर, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रन करते, कंट्रोल है 100% जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो इसको आना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा रन करते हैं इसको। ले जी, स्केयर इज ड्राइंग, रेक्टेंगल इज ड्राइंग, ट्राइंगल इज ड्राइंग, ठीक है, एंड अगेन सर्कल इज ड्राइंग। 4 के 4 हमारे पास ड्रा हो चुका है। हमें कोई भी कहानी नहीं चलनी पड़ी, सिर्फ एक लाइन लिखी है और लाइन हमारी जान चलवा दी है। ठीक है, अच्छा अब ये लिखा मैंने फॉर लूप के थ्रू, क्या हम इसको फॉर ईच के थ्रू भी लिख सकते हैं? अच्छा, अब ये जो स्टेप नंबर 3 है इसको मैं करने लगा मेथड की फॉर्म में। तो आप टॉप पे आ जाएं, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा ड्रा शेप्स। तो उसको हम कह रहे हैं कि आपको शेप टाइप की एक अरे पास करेंगे। आपने सिंपली करना क्या है, अच्छा अब इस बार मैं बजाय कि वो यूज़ करूं अरे वाला काम, फॉर लूप वाला काम, मैं यहाँ पे अब लगाने लगा हूँ फॉर ईच लूप। ठीक है, तो फॉर ईच लूप क्योंकि उसे आसान है, तो मैं कह रहा हूँ शेप टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ जी, शेप टाइप का डेटा पड़ा है, कहाँ पड़ा है जी, इन अरे, अरे के अंदर शेप टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। आप सिंपली क्या करें जी, आप सिंपली ये करें कि शेप डॉट ड्रॉ, बस अल्लाह खैर। इस बार जनाब मैं
इस चीज़ को करने लगो यहाँ से कमेंट, और कमेंट करने के बाद थर्ड में जाके वो जो हमारे पास है जी ड्रॉ शेप, उसको कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई अभी मैंने अरे है इसको पास करो और हमारा काम करो, कोई कहानी नहीं सुनानी, इसको रन करते हैं। तो स्क्वायर इज ड्राइंग, रेक्टेंगल इज ड्राइंग, ट्राइंगल इज ड्राइंग, सर्कल इज ड्राइंग। ठीक हो गया जी। अब ज़रा एक और भी काम कर लेते हैं, वो ये अब दूसरा मेथड में लिखने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जी पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप वॉइड होगी। तो ये आ जाएगा जी कैलकुलेट एरियाज, इसको भी शेप टाइप का हम अरे पास करेंगे और ये भी यहाँ पे क्या करेगा, ये भी बच्चों यहाँ पे वही काम करेगा। फॉर ईच लूप में हम जाते हैं, चूंकि इसको लिखना आसान है। शेप टाइप के ये वेरिएबल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शेप टाइप का ऑब्जेक्ट पढ़े, कहाँ पढ़े, अरे के अंदर। अब आप सिंपली क्या करें, अब अगर मैं ये नहीं लगाना चला तो इसको ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये डायरेक्ट भी कॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करें, शेप डॉट कैलकुलेट एरिया लें जी, अल्लाह खैर सल्ला। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं इनके बीच में कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि जस्ट एक डिफरेंस हो सके और उसकी ख़ास वजह कोई नहीं है। और इसके बाद मैं जनाब फिर कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल करने लगा हूँ जी कैलकुलेट एरियाज़ को, और उसको ये अरे पास करने लगा हूँ। तो जनाब इसको रन करते हैं, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो। स्क्वायर इज ड्राइंग, रेक्टेंगल इज ड्राइंग, ट्राइंगल इज ड्राइंग, सर्कल इज ड्राइंग। स्क्वायर एरिया है 100, रेक्टेंगल एरिया 200, ट्राइंगल एरिया 200 डिवाइड बाई 200 एंड सर्कल एरिया 31.j। दैट्स द पावर ऑफ, सिर्फ एक लाइन है और इस एक लाइन ने हमारे सारे काम कर दिए। दैट इज़ द पावर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई तो फिर कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बच्चों ये आप आई होप कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हमने एक वर्ड वहाँ पे यूज़ किया था स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब है टारगेट मेथड। हमारे मामले में यहाँ पर टारगेट मेथड कौन कौन से थे? हमारे मामले में यहाँ पर टारगेट मेथड, और दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे टारगेट मेथड था एरिया, कैलकुलेट एरिया। ये दो हमारे पास टारगेट मेथड है। जो स्टैटिक बाइंडिंग है उसमें जो टारगेट मेथड हैं वो सिलेक्ट होते हैं कंपाइल टाइम के ऊपर, जबकि डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि ये जो टारगेट मेथड हैं ये बाइंड होते हैं, ये कॉल होते हैं, ये सिलेक्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ रन, यानी कि ये रन टाइम पे कॉल होते हैं। तो दोनों में बच्चों एक मेजर डिफरेंस ये है। कि अब ये मैंने उस वक्त चीज़ें तक ज़्यादा मसला न करे इसलिए मैंने नहीं बताई। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो अब ज़रा कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मैं फ़िलहाल अब आपकी जो अब उसको मैं अनम्यूट करने लगा हूँ। तो इस पर्सपेक्टिव से जनाब ये तो हमारा आ जाएगा मिनिमाइज़ वाला बिहेवियर। और तो सबसे पहले मैं इसको अगर रिवाइज़ कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों ने देखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि एक सिंगल मैसेज के अगेंस्ट में जितने भी रिसीवर्स हैं, हमारे मामले में मैसेज कहाँ से आया, शेप की क्लास से। रिसीवर कौन कौन से थे? रिसीवर थे हमारे पास जी स्क्वायर की क्लास, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल क्लास। तो हम चाहते क्या थे कि हमने कहा जी एक ऑर्डर आया कि डॉट ड्रा, तो खुद को ड्रॉ कर लो। तो सर्कल ने अपने तरीके से खुद को ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल ने अपने तरीके से कर लिया, रेक्टेंगल ने अपने तरीके से कर लिया, सर्कल ने, बाकी सब ने स्क्वायर ने अपने तरीके से कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली जो वर्चुअल मेथड्स हैं ये क्या हैं। तो आपको इसकी आज पावर भी समझ आ गई है कि कल तो मैंने बताया था कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसकी दूसरी पावर है कि अगर ये नहीं होगी तो पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं होगी, ठीक है। ताकि पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल मेथड जो है वो रन टाइम के ऊपर डिसाइड होते हैं कौन से वाले कॉल होंगे। तो इसलिए वर्चुअल मेथड्स क्या होते हैं वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कंपाइल उसके बाद हमने पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स देखे, जो दो टाइप्स हैं, एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक को कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें जो मेथड है, जो टारगेट मेथड है वो
कॉल होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, आपने जो मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी है, ये कंपाइल टाइम पे लिंक होती हैं। दूसरी है जी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, तो या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, जो टारगेट मेथड है ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड होता है, या लिंक होता है, या सिलेक्ट होता है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं एंड वर्चुअल मेथड्स हैं, जो अभी हमने देखा। तो वर्चुअल मेथड्स क्या होते हैं, आप ये भी आप अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे मेथड जो कि बेस क्लास वाले ड्राइव क्लास, जो भी बेस क्लास जिसको डिसाइड करती है कि ड्राइव क्लास अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकें, अलाउ में देती है उसको। हमने जो लास्ट लेक्चर में यही बात की थी। तो यहाँ पे उसने जो ड्रॉ का मेथड था, कैलकुलेट एरिया का मेथड था, उसने बेस क्लास ने हमें परमिशन दी है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें। तो हमने मॉडिफाई भी करके देखी और इस तरह पे काम किया। लेकिन अगर आपने वर्चुअल किया, ओवरराइड नहीं किया, या वर्चुअल था नहीं, आपने इसको ओवरराइड किया, तो ये भी पॉसिबल नहीं। कंपाइल यहाँ पे एरर देगा कि भाई एक चीज़ है नहीं, आप इसको ओवरराइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा काम। और स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग बेसिकली इसी का पार्ट है, जो उसका दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्टेप और आगे मूव करेंगे, वो जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। वो क्या है, अभी आप देखें हमने शेप की क्लास लिखी है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्राइव क्लासों के कि सर आपकी मेहरबानी है, ड्रा का मेथड इंप्लीमेंट करना आपकी मेहरबानी है, कैलकुलेट एरिया का हम मेहरबानी खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम या की तरह उस क्लासेस का भी यही हाल है, या प्रोग्रामर का भी यही हाल है कि अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहे तब भी ठीक है, नहीं करना चाहे तब भी ठीक है। एक रिक्वेस्ट है ना। लेकिन जब हम जाते हैं डिक्टेटरशिप में, जैसे फौजी करते हैं, तो वो जो फौजी वाला काम है वो हम करवा सकते हैं डंडे के ज़ोर पर, या जिसे कहते हैं हम पावर के ज़ोर पर। और वो चीज़ जो है हमारे पास आती है इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक ज़्यादा सॉलिड किस्म की चीज़ है, जो ड्राइव क्लास से जो काम करवाना चाहे करवा सकती है, जो भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास इन पढ़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो अब जनाब अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने की। तो जनाब ये हमारा पास, इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी रोकने की कोशिश करता हूँ, और फिर आता हूँ आप लोगों की तरफ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।